नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 7 नवंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। वैसे तो आज हम यूपीएससी के लिए आज हम 2 आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे फर्स्ट आर्टिकल का नाम है मार्केट डिक्टेट्स एंड द ब्लो अगेंस्ट इक्वालिटी। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि जीएसटी से संबंधित है, जो टैक्स डिसेबल पर्सनस के लिए आने वाले एड्स जैसे कि एड्स प्रोडक्ट जैसे कि व्हील चेयर्स उन पर लगाया जाता है, जिससे वो फिजिकली चैलेंज पर्सनस की इंटीग्रिटी को ब्रेक किया जाता है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि 27 अक्टूबर 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक इशू को लाया गया, जिसमें जीएसटी उन प्रोडक्ट्स पर लगाने से जो प्रोडक्ट्स एक डिसेबल पर्सन को इक्विटी देते हैं, जिससे जीएसटी के कारण आज उन्हें डिस्क्रिमिनेटेड किया जा रहा है इक्वालिटी से। आज इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगने के कारण व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल्स, ब्रेल पेपर और ट्रेल वॉचेस पर टैक्स लगाना, जिनसे एक डिसेबल पर्सन अब इन्हें परचेज ही नहीं कर पा रहा है। इस पूरे इश्यूज़ पर एक कोर्ट द्वारा सिर्फ अपना हाथ पीछे लिया गया, जिसमें यह कहकर कि कोर्ट के पास कम पावर है जो इन टैक्सेस के इश्यूज़ पर कोई रिव्यू दे सके, और टैक्स के लिए जो भी डिसीजन वो पॉलिसी मेकर्स पर निर्धारित होता है, जिसमें से एक कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जिसमें उस पिटिशनर द्वारा काफ़ी निंदा की गई उस जीएसटी की, जिसमें इन डिसेबल्स को एक इक्वालिटी नहीं दी जा पा रही है। जीएसटी काउंसिल के लिए जो एक गवर्निंग बॉडी है, जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स को लगाया जाए। जब उस पर्सन द्वारा जीएसटी काउंसिल में अप्रोच की गई, जिसमें उस पिटिशनर की अप्रोच को खारिज ही कर दिया गया था जीएसटी काउंसिल द्वारा, जिससे कि पिटिशनर अपने तर्क ही नहीं दे पाया, और कोर्ट द्वारा भी टैक्स के संबंधित में ना तो उस पिटिशनर को सुना गया, और जो पिटिशनर सिर्फ जो एक डिसेबल पर्सन के साथ इनइक्वालिटी को दर्शाता था, और एक जुडिशरी द्वारा इस पूरे मामले पे जांच ना करना ही गलत था। जुडिशरी को सिर्फ उन केसेस इश्यूज़ पर जजमेंट नहीं देनी चाहिए जो सिर्फ उसके डोमेन में आते हैं, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव मुद्दों पर, बल्कि जुडिशरी का रोल उन जगहों पर होना चाहिए जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक जुडिशरी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और यह मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया वो टैक्सिंग लॉ से संबंधित के साथ साथ एक सोसाइटी से भी संबंधित था, क्योंकि एक टैक्स की भरपाई एक सोसाइटी द्वारा ही की जाती है। जो टैक्स के रेट्स होते हैं जो भी लगाए जाते हैं प्रोडक्ट्स पर, उनसे एक पर्सन की फ्रीडम और राइट टू ट्रीटेड विद इक्वल केयर पर भी सवाल लगता है। अगर एक टैक्स को अच्छे से लगाया जाए कम रेट पर, जिससे कि पर्सन उसे प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर पाएगा, जिससे समानता बनी रहेगी उस पर्सन की फ्रीडम और उसे इक्वली ट्रीटमेंट देने की, जिसके लिए एक जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, जैसे कनाडा, कोलंबिया देश व अन्य कंट्रीज़ के जुडिशरी द्वारा किया जाता है, जिसमें इस जुडिशरी द्वारा एक जांच पड़ताल की जाती है जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो कहीं किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम और इक्वालिटी को तो कहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया द्वारा इस पर कोई डिसीजन जांच पड़ताल ना करना, जिससे वो डिसेबल पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा किया जा रहा है सोसाइटी में। आगे बोला जाता है कि भारत में जीएसटी के रेजीम को 2017 में लाया गया था इस जीएसटी द्वारा, जिससे वो पहले अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे, जिन्हें सबको मिलाकर एक टैक्स लगाया गया पूरे भारत के लिए कॉमन मार्केट बनाने के लिए, जिसमें जीएसटी टैक्स उन सभी सप्लाई गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। लेकिन जीएसटी की फंक्शनिंग काफ़ी डिफरेंट है। जैसा शुरुआती दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे लॉन्च करना, जिसके द्वारा लिबर्टी इक्वलिटी बनाई जाएगी सभी स्टेट्स के द्वारा टैक्स से यूनियन के साथ में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जीएसटी के आने के बाद, बल्कि स्टेट्स की तो फिजिकल ऑटोनॉमी को ही ख़त्म कर दिया गया। तो स्टेट द्वारा पहले टैक्स लगाए जाते थे वो अब सेंटर द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे एक स्टेट्स की पावर काफ़ी कम कर दी गई है मार्केट में, जिसमें अब सेंटर द्वारा खुद से ही टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज की डेट में स्टेट्स का कोई रोल ही नहीं रह गया मार्केट में अब टैक्स को लेके, और आज जो टैक्स उन कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स पर लगाया जा रहा है जो प्रोडक्ट्स एक डिसेबल पर्सन के लिए हैं, जिनसे उन डिसेबल पर्सन द्वारा उस कमोडिटी को परचेज़ करना मुश्किल हुआ है। भारत में जीएसटी के आने से पहले इन डिसेबल पर्सन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मोबिलिटी एड्स के लिए होते थे, उन्हें डील किया जाता था इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा,
जिसमें हर एक स्टेट द्वारा कुछ ग्रांट दी जाती थी पेमेंट्स में, जिससे ये डिसेबल पर्सन बड़ी ही आसानी से इन मोबिलिटी एड्स को प्राप्त कर पाते थे, इन प्रोडक्ट्स को। लेकिन जीएसटी के आने से जिसमें इन सभी टैक्सेस को मिला दिया गया, जिससे जीएसटी के द्वारा 18% टैक्स लगाया जाता था शुरुआती दौर में, जिससे एक पर्सन का मोबिलिटी एड को प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था और जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड इनइक्वालिटी होता था। इन डिसेबल पर्सनस को आज जीएसटी टैक्स इन प्रोडक्ट्स पर 5% लगाया जाता है आज की डेट में। लेकिन आज इस 5% टैक्स लगने से भी उस प्रोडक्ट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, जो एक डिसेबल पर्सन को रोकता है उससे, उस प्रोडक्ट्स को बाय करने से, उसे ख़रीदने से, और उसकी फ्रीडम पर भी एक सवाल लग जाता है, जिसमें उस पर्सन द्वारा वॉक और रीड करना काफ़ी ज़्यादा असंभव है उस डिसेबल पर्सन के लिए। आज उसे उन मोबिलिटी एड्स की ज़रूरत है काफ़ी। आज इस जीएसटी से इन डिसेबल पर्सन की डिग्निटी तो ख़त्म की जा रही है, जिसके बावजूद गवर्नमेंट द्वारा अभी भी इन मोबिलिटी एड्स प्रोडक्ट्स को टैक्सेशन से हटाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि अगर इन टैक्स को हटा दिया जाएगा, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, कोई क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। 5% तक का जीएसटी रेट, जिसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि इस कम रेट से एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और एक यूज़र डिसेबल पर्सन को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जीएसटी के आधार पर, जिसमें एक फ़र्म द्वारा क्रेडिट इनकम को प्राप्त किया जा सकेगा जब वे इन प्रोडक्ट्स को बनाते समय में। आज इस जीएसटी के शासन में अगर एक मैन्युफैक्चरर द्वारा किसी व्हील चेयर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उसे ख़रीदा जा रहा है, उस पर उसके जो टैक्स लगा हुआ है, इसके बदले में जब वह पर्सन द्वारा उस टैक्स पर क्रेडिट मिलता है, उस पर्सन द्वारा उस परचेज़र से टैक्स को लिया जाता है जो प्रोडक्ट उसने बनाकर एक कस्टमर को सेल आउट किया है। अगर एक मैन्युफैक्चरर द्वारा 100 रुपये स्पेंड किए जाते हैं रॉ मटेरियल के लिए, और जब वह उस प्रोडक्ट को बनाकर सेल करेगा 120 रुपये पर, 5% पर डिसेबल मोबिलिटी टैक्स जो लगता है, जिससे उसे 100 रुपये प्राप्त होंगे और मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 20 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स में देने होंगे। लेकिन स्टेट द्वारा कहा जाता है कि जीएसटी को हटा देना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट से, जिससे होगा क्या कि एक मैन्युफैक्चरर पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, ऐसा सेंटर बोलती है, उसके इनपुट क्रेडिट पर और आउटपुट टैक्स क्रेडिट पर, और उस प्रोडक्ट का प्राइस और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जिससे एक पर्सन और ज़्यादा वीक होगा अगर मोनोपोली मार्केट बनेगी इससे तो, और जिससे हो सकता है कि कोई फॉरेन मैन्युफैक्चरर द्वारा इस डोमेस्टिक मार्केट को सस्ते दाम पर वही प्रोडक्ट सेल आउट किया जाए, जिनसे एक मैन्युफैक्चरर पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ जाएगा डिस्ट्रेस से। आगे बोला जाता है कि आज जीएसटी के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, जैसे कि जब जीएसटी को लाया गया तब नोटिफिकेशन निकाले गए कि उन ह्यूमन नीड्स प्रोडक्ट्स जो काफ़ी ज़रूरी है ह्यूमन के लिए, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट कैंपेन के बाद 2018 में फीमेल के हाइजीन प्रोडक्ट सैनिटरी पैड से इस जीएसटी को रिमूव किया गया था। उससे पहले जीएसटी टैक्स उस पर लगाया जाता था। दूसरे की कई केसेस में मैन्युफैक्चरर को ग्रांट ना देना, जिससे जीएसटी में लेजिस्लेटिव डिज़ाइन में एक मिस्टेक है काफ़ी बड़ी। आज पार्लियामेंट को इस जीएसटी पर कुछ डिसीजन लेने चाहिए, जैसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट मिलना चाहिए उनके टैक्सेस पर जो वो रॉ मटेरियल के लिए पे करते हैं, और उन कंज्यूमर्स को रिबेट डिस्काउंट मिलना चाहिए जो कंज्यूमर इस टैक्स को पे करते हैं प्रोडक्ट्स पर, जिससे राहत मिले उन्हें, एक कस्टमर को। या फिर एक और वे है जिसे गवर्नमेंट इस्तेमाल में ला सकती है, अगर गवर्नमेंट द्वारा उन मैन्युफैक्चरर पर्सनस को टैक्स के रजीम से हटा दिया जाए जो वो रॉ मटेरियल पर देते हैं, वो टैक्स जो फर्म मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मोबिलिटी एड प्रोडक्ट्स की, वहाँ से टैक्सेस को हटा दिया जाए। अंत में बोला जाता है कि आज जीएसटी में कुछ प्रोडक्ट्स गुड्स को रिमूव किया जाए टैक्सेशन के लिए, लेकिन जिस पर एक अच्छे से सोच विचार करके और उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाए जिनसे पर्सन को इक्वालिटी प्राप्त कराई जा सके, जैसे कि मोबिलिटी एड्स देने के लिए उन प्रोडक्ट्स पर से जो आज जीएसटी में लागू होने से एक इनइक्वालिटी पैदा कर रहे हैं उन पर्सनस के साथ में। आज इस टैक्सेशन के कारण वे डिसेबल पर्सन अपनी लाइफ को मूव ही नहीं कर सकते अच्छे से, जिससे उनकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा बर्डन सा आ गया है उनके डिग्निटी पर, और जीएसटी को डिसेबिलिटी के लिए रिमूव कर देना चाहिए, जिससे इनके साथ इक्वली जस्टिस हो सके, जिनके द्वारा आज काफ़ी इनक्वालिटीज़ को सहा जा रहा है इन पर्सन द्वारा। और यह आज एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जिनसे इन गुड्स पर से टैक्स हटाने से इन्हें भी इक्वली ट्रीटेड किया जा सके। आज इस टैक्सेस के लगने से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इलेजिटिमेट टैक्स लगाकर।
आज भारत के जीएसटी काउंसिल को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जीएसटी काउंसिल को फॉलो करना चाहिए, जिनके द्वारा मोबिलिटी एड्स देने वाले गुड्स पर कोई टैक्स चार्ज नहीं लगाया जाता। आज एक फेयर और जस्टिस रजीम हो जिससे टैक्सेशन के द्वारा भी सोशल वेलफेयर की जा सके, ना कि उसे ख़त्म किया जाए। आज भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इशू पर ध्यान दे जो टैक्स मोबिलिटी एड्स पर लगाया जा रहा है, जिसमें एक ह्यूमन की नीड को पूरा व ख़त्म किया जा रहा है। और उन टैक्स को लगाना जो टैक्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन की राइट टू फ्रीडम इक्वलिटी को फॉलो ना करे, जो इससे इनइक्वालिटी और ज़्यादा बनेगी देश में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल एलिमनी गाइडलाइंस। इस आर्टिकल कंटेस्ट है कि उस मेंटेनेंस लॉ को स्ट्रेंथन करना जो एक वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं, उसके अलग होने के बाद उस वुमेन को प्रोटेक्शन देना जो वुमेन डिपेंडेंट होते हैं, इसी मेंटेनेंस मनी बैलेंस पर। आज भारत में लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है पहले से। आज हर जगह पर, हर एक प्लेस पर गर्ल्स को स्कूल से नैतिक शिक्षा प्राप्त कराई जाती है, लेकिन साथ ही साथ कई प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर इन्हीं गर्ल्स की शादी कर दी जाती है छोटी उम्र में। इनकी हायर एजुकेशन होने से पहले जल्दी शादी होने से ही एक छोटी एज में मदर बनना, चाइल्ड बियर करना, जो उन्हें उनकी एक पर्टिकुलर एज पर बियर करना चाहिए, जिसके कारण वुमेन गर्ल्स में ज़्यादातर मैटरनल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा पुअर पाई जाती है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है भारत में छोटी उम्र में मदर होने से उस माँ के साथ साथ उसके बेबी में भी स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है भारत में। और कई बार इनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम आने से, जिनसे कई गर्ल्स वुमेन्स का डिवोर्स होता है, जिससे कई सालों तक इन्हें अलग रहना पड़ता है उस डिस्ट्रेस में और डिपेंडेंट होना पड़ता है फाइनेंशियली मेंटेनेंस पर, क्योंकि वे फुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट और कोर्ट द्वारा 2 लॉज को लाया गया जिनसे इन वुमेन को बेटर राइट दिए जा सकेंगे, जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए एक स्टेट द्वारा सारी सुविधाएं दी जा सकेंगी। और आर्टिकल 39 के द्वारा जो एक स्टेट पॉलिसी है जिसके द्वारा इक्वली पे ऑफ किया जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगी वर्क प्लेसेस पर मैन और वुमेन को बराबरी, और प्रोटेक्शन दी जाएगी एक वुमेन को उनके मैटरनिटी लीव देकर। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐसे ही केस पर जजमेंट दी गई है जिसमें मुंबई रहने वाले कपल्स के केस में, जिसमें एक वुमेन को मेंटेनेंस बैलेंस पर तर्क दिए गए, क्योंकि कोर्ट द्वारा बोला गया है कि एक वुमेन गर्ल को ये एलिमनी मेंटेनेंस फाइनेंशियली दी जाएगी, एक स्टार्टिंग से दी जाएगी जब एक वुमेन द्वारा एक डिवोर्स के लिए केस को फाइल किया जाता है कोर्ट में, जिससे उस अलग रह रही वाइफ चिल्ड्रन को एक सहारा दिया जा सकेगा फाइनेंशियली में। कोर्ट द्वारा 67 पेज जजमेंट दी गई थी कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा और आर सुब्बा रेड्डी द्वारा, जिनके द्वारा उन्हें मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, जिससे एक वाइफ की बेसिक नीड्स और चिल्ड्रन की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को पूरा किया जा सकेगा। और कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे वह वुमेन वर्किंग हो या ना हो, फिर भी उसे मेंटेनेंस दी जाएगी। एक फ़ीमेल द्वारा एलिमनी केस के लिए किसी भी कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है। आज भारत के कोर्ट्स में मैट्रिमोनियल से संबंधित बहुत ज़्यादा केस है, इन सब पर एक एक्शन हो कोर्ट का, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक केस चलने से एक वुमेन की डिग्निटी ख़त्म होती रहती है। और आज कोर्ट की जजमेंट द्वारा एक वुमेन एलिमनी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किसी भी लॉ के अंतर्गत कर सकती है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्शन 125 ऑफ CRPC और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। इन सब में एक हस्बैंड को मेंटेनेंस मनी देना होगा अगर ये केस फाइल्स होते हैं, तो एक वाइफ को एक मेंटेनेंस मनी मिलेगा। आज भारत में काफ़ी ज़्यादा इनइक्विटीज़ हैं। आज हर एक लॉ को मेंटेनेंस किया जा रहा है ऑर्डर्स देकर, और सेक्शन 128 के तहत भी आज भारत की वुमेन की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, जो वुमेन कोर्ट के प्रोसीडिंग के कारण मेंटेनेंस देना उन वुमेन्स को, लेकिन इससे उन वुमेन चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जा सकेगा, जिससे वे खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, जिससे काफ़ी ज़्यादा गरीबी में है ये वुमेन्स और ये चिल्ड्रन, और ये मेंटेनेंस से उन्हें कोई अच्छा सपोर्ट नहीं दिया जा सकेगा। तो होना क्या चाहिए था कि कोर्ट को कुछ ऐसे तर्क देने चाहिए जिससे इन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, क्योंकि ये वुमेन्स है ज़्यादातर ये मोस्टली इंडिपेंडेंट नहीं पाई जाती हैं, जितने भी केसेस में होती हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट, एंड आई विश कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।